तुम कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ये हम पूरा चैप्टर एक कंप्लीट वन वीडियो में करेंगे और इसकी जो सेकंड वीडियो है वो आपकी पार्ट 2 के नाम से क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के मिलेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आपके लिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेकर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें आपका ये मैटर है। सबसे बड़ी बात है, मैटर है क्या? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ क्या करता है, जगह घेरता है, स्पेस घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। और ये जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्या जो हमारे आसपास मैटर हैं वो क्या प्योर हैं? प्योर मीन्स जिसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो, नो एडल्ट्रेशन, मीन्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो केवल एक ही काइंड के पार्टिकल से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर। जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा पहला पॉइंट है, एलिमेंट इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल प्रोसेस। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो एक ही पार्टिकल से बना है, जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, जिसे आगे ब्रेकअप नहीं कर सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते छोटे छोटे पीसेज में। और कौन से प्रोसेस से? बाय फिजिकल प्रोसेस से, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो ये कहने का मतलब हो गया, एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ, जो केवल एक ही काइंड के पार्टिकल से बना है। फिर हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या है? इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसका मतलब सब्सटेंस एक मैटर की प्योर फॉर्म है। जब प्योर फॉर्म आ गया तो वही सेम पॉइंट, मेड अप ऑफ ए सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। और ये केवल एक ही काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि एक ही काइंड के पार्टिकल से बना है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अगर हम बहुत सारे सब्सटेंस को या एलिमेंट को, जो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को अगर हम कंबाइन कर दें किसी भी एक रेशो में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मीन्स दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को हम किसी भी रेशो में कंबाइन कर दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। और ये मिक्सचर जो कॉम्बिनेशन है, ये बाय मीन फिजिकली प्रोसेस से करते हैं। इसका मतलब फिजिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज मिक्सचर। फिजिकली कॉम्बिनेशन, फिजिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, फिजिकली कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के फिजिकली कंबाइन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? दैट इज नोन एज मिक्सचर। और ये मिक्सचर का जो प्रोपोर्शन है वो सबके लिए अलग अलग है, इट इज नॉट सेम फॉर ऑल। जैसे एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ गैसेज है वो चेंज होती रहती है। सैंड इन वाटर, सैंड को हमने किस में डाला, पानी में डाला, तो सैंड की कंपोजिशन, सैंड का जो क्वांटिटी है वो चेंज हो सकती है। तो ऐसी सॉल्ट और वाटर की कंपोजिशन भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसलिए क्या ये मिक्सचर है। अब मिक्सचर होते कितने टाइप के हैं? मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जैसे आपने क्या करा, होमोजीनियस पानी लिया, पानी में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो इसका मतलब सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो इसका मतलब अगर हमने पानी में नमक मिला दिया तो नमक पूरी तरह से घुल जाएगा, और नमक जब पूरी तरह से घुल जाएगा तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, केवल पानी नजर आएगा। तो इसका मतलब जिस चीज को हमने डिसॉल्व किया वो हमें नजर नहीं आया, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ये क्या होता है, हमेशा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और अगर हमने दूसरा एग्जांपल लिया, अगर हमने पानी लिया, पानी में क्या मिला दिया, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर,
अगर हमने पानी में क्या मिला दिया, सैंड मिला दिया, जब हम सैंड को पानी में मिलाएंगे तो जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और पानी कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब पानी अलग नजर आएगा और सैंड अलग नजर आएगा। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग नजर आएंगे और दोनों के बीच में एक सेपरेशन ऑफ लेयर होगी और इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होती है, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती और इसमें एक डिस्टिंक्ट लेयर नजर आती है, एक डिस्टिंक्ट अलग से लेयर नजर आती है, अलग से लेयर नजर आती है। तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कुछ एग्जांपल हमारे सामने रखे हैं, कौन कौन से, प्योर सब्सटेंस के। और देखो प्योर वाटर जो H2 है वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशो में मिलाए गए हैं, कंबाइन किए गए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। ऑक्सीजन जो केवल एक ही काइंड के एटम से, पार्टिकल से बनाया है और वो पार्टिकल कौन सा है, ऑक्सीजन, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है। सॉल्ट NaCl ये क्या है, केमिकली कंबाइन, केमिकली कंबाइन। और जो केमिकली कंबाइन है और इनको हमने कंबाइन किस में किया है, एक फिक्स रेशो में, जो फिक्स रेशो में कंबाइन किया है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस। लेकिन ये प्योर सब्सटेंस क्या है, कंपाउंड है। क्या है ये, कंपाउंड। अगर हमने लिया एलिमेंट एक्स लिया, एक्स लिया रेड कलर का, रेड कलर का हमारा क्या है, एलिमेंट एक्स। ब्लू कलर का क्या है, वाई। अगर हमने रेड को ब्लू कलर के साथ मीन एलिमेंट एक्स को और एलिमेंट वाई को मिला दिया, हम इस रेड को क्या ले लिए, 4 ले लिए, और ग्रीन क्या ले, ब्लू क्या ले लिए, 7 हमने सब्सटेंस ब्लू के ले लिए, 6 ले लिए, 4 ले लिए, किसी भी रेशो में कंबाइन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स वेरिंग कंपोजिशन, कोई भी रेशो में हम रेड और ब्लू को कंबाइन करेंगे तो दैट इज मिक्सचर। लेकिन अब अगर एक रेड के साथ, एक एक्स एलिमेंट के साथ दो ब्लू एलिमेंट मीन वाई मिला दिया, हर एक रेड एलिमेंट के साथ, हर एक एक्स एलिमेंट के साथ दो वाई एलिमेंट कंबाइन कर दिए, मीन्स हमारे पास रेड एलिमेंट मीन एक्स एलिमेंट और ब्लू एलिमेंट मीन वाई एलिमेंट दोनों को एक फिक्स रेशो में कंबाइन किया, मीन्स दो ब्लू हमेशा एक रेड के साथ जुड़ गए और ये क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, केमिकली कंबाइन है और एलिमेंट को हमने एक फिक्स रेशो में कंबाइन कर दिया। तो ये क्या है, ये बेटे क्या है, फिक्स रेशो में एलिमेंट को कंबाइन कर दिया, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड। और ये क्या है, वेरिंग कंपोजिशन, वेरिंग रेशो में, वेरिंग इन रेशो मींस नो फिक्स रेशो, कोई फिक्स रेशो नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। अगला मूव करते हैं हमारे पॉइंट अगला। अब जैसे कुछ एग्जांपल देखें, अगर हमने सैंड को पानी में मिलाया, ये हमने सैंड लिया और ये पानी लिया, सैंड को पानी में डाल दिया तो क्या हो गया, सैंड नीचे जम गया और पानी ऊपर रहा, तो ये मिक्सचर कौन सा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसमें लेयर अलग अलग नजर आ रही है, सैंड की लेयर अलग, पानी की लेयर अलग नजर आ रही है। अब हमने क्या ले लिया, चीनी ले ली, चीनी को किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। जैसे ही चीनी को पानी में डाला तो चीनी क्या होगी, पानी में डिजोल्व होगी, घुल गई, घुल गई, तो इसका मतलब चीनी पूरी तरह से नजर नहीं आई, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये क्या, हमारी यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ऐसी कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं। पहला, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, तो इसका मतलब पूरी तरह से घुल गया, तो ये क्या, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये, होमोजीनियस मिक्सचर। और मिक्सचर शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में मिलाया, पूरी तरह से घुल गया, तो ये भी क्या है, हमारा होमोजीनियस। कॉपर सल्फेट को वाटर मिलाया, ये भी हमारा क्या है, होमोजीनियस। लेकिन सैंड को जैसे ही पानी मिलाया तो सैंड हमें अलग से नजर आ रहा है और पानी हमें अलग नजर आ रहा है। ये हमें सैंड नजर आ रहा है और ये हमें क्या नजर आ रहा है, पानी नजर आ रहा है। तो दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो जब अलग अलग नजर आएंगे दोनों सब्सटेंस, दोनों कंपोनेंट, दोनों एलिमेंट या दोनों जो हमारे एलिमेंट सब्सटेंस हैं, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ये हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों, दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। मड को पानी में मिला दिया, कीचड़ को पानी में मिला दिया, तो हमें कीचड़ अलग से लेयर नजर आ रही है और ये अलग नजर आ रही है, दोनों अलग अलग लेयर नजर आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्ट इन वाटर होमोजीनियस, शुगर इन वाटर होमोजीनियस, कॉपर सल्फेट इन वाटर होमोजीनियस, और मिक्स सैंड इन वाटर और मड इन वाटर, ये हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है और इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। तो लिक्विड मिक्सचर मींस हमने दो टाइप के लिक्विड को अगर हम मिला देंगे तो वो भी क्या होते हैं, अलग अलग उनकी टाइप ऑफ मिक्सचर कहलाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मींस वही सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ टू लिक्विड, और उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस
होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर लिक्विड, दो या दो से ज्यादा लिक्विड को अगर हम कंबाइन करेंगे और वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, या कई बार हम उसे बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट इन वाटर, पूरी तरह से घुल गया तो हमें लिक्विड नजर आए तो सॉल्ट इन वाटर। होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, और ये लिक्विड फॉर्म में होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को अगर हम मिलाते हैं और वो क्या होता है हमारे पास जो मिक्सचर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। उसमें हमें जो चीज मिलाई या अलग से बाउंड्री नजर आई उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे उसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे दो टाइप के हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे हमने मिल्क डाल दिया किसमें, पानी में डाल दिया, मिल्क इन वाटर, मिल्क इन वाटर, या पेंट इन वाटर, या इंक इन वाटर, ये हमें कौन सा सॉल्यूशन देगा, ये हमें देगा कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे ही पानी में हमने मिल्क डाला तो पानी में जो मिल्क डालने के बाद हमें कलर किसका नजर आया, मिल्क का कलर नजर आया। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दिखने में तो होमोजीनियस होता है, लेकिन ये है क्या, हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हमारा जो चीज हमने डिजोल्व की उसका कलर हमें नजर आता है, लुक लाइक होमोजीनियस बट इट इज हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन, इट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे मडी वाटर, जैसे सैंड इन वाटर, इसमें दोनों सब्सटेंस हमें अलग अलग एलिमेंट अलग अलग नजर आते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अभी आपने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, पूरी तरह से घुल जाते हैं, और इसमें क्या है, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नो विजिबल बाउंड्री, पानी में चीनी मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, कोई अलग से बाउंड्री नजर नहीं आती। विजिबल बाउंड्री, हेट्रोजीनियस में बाउंड्री अलग से नजर आती है। पानी में हमने सैंड मिला दिया तो सैंड नीचे और पानी ऊपर, दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ लेयर नजर आती है, बाउंड्री नजर आती है, ये स्टेबल है। पानी में हमने क्या मिला दिया, चीनी मिला दी, शुगर मिला दिया, हिलाते रहो तो वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, स्टेबल है। लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल। हमने उसको सेक किया, सेक करने के बाद उसको हिलाया, सेक किया, एजिटेट किया, थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दिया तो पानी ऊपर और सैंड नीचे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे क्या है, हेट्रोजीनियस। शुगर इन वाटर, सैंड इन शुगर, या सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, ये हमारे एग्जाम्पल हैं इसके, हेट्रोजीनियस के। और डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, ये एक्टिविटी दे रखी है बुक में, कुछ सैंपल दे रखे हैं, जरा ध्यान से देखिए। ग्रुप ए हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, क्या लिया, कॉपर सल्फेट। हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए, और ग्रुप बी में हमने बड़ा एक चम्मच कॉपर सल्फेट का लिया। ग्रुप सी में चौक पाउडर या गेहूं का आटा लिया। तीसरा, नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला, हमने मिल्क लिया या इंक लिया। हमने क्या लिया, पानी में एक फिक्स क्वांटिटी में पानी ले लिया सैंपल में, और उस पानी में हमने 4 टेस्ट ट्यूब में पानी लिया। उन 4 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, एक सोल्यूशन बनाया हमने, कॉपर सल्फेट को पानी में डाल दिया, क्रिस्टल का जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल था पानी में डाल दिया, और एक बड़ा चम्मच कॉपर सल्फेट का बी में डाल दिया, और सी टेस्ट ट्यूब में हमने चॉक पाउडर डाल दिया, और डी टेस्ट ट्यूब में हमने मिल्क के 2-3 ड्रॉप डाल दिए। तो जब देखा तो इसका मतलब जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है, और जो हमने कॉपर सल्फेट जो चम्मच भर के लिया था, स्पून भर के लिया था, वो पानी में पूरी तरह से घुल गए। तो उन्होंने क्या बना दिया, एक ट्रू सॉल्यूशन बना दिया। वो क्या बना दिया, ट्रू सॉल्यूशन मींस होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। क्या बना दिया, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन मींस दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। लेकिन चौक को जैसे पानी में मिलाया तो चौक पानी में डिजोल्व नहीं हुआ, वो नीचे बैठ गया, तो इसका मतलब चौक अलग से नजर आया, और चौक का पाउडर अलग से नजर आया, पानी अलग से नजर आया। देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ये कौन सा हो जाएगा हमारा, सस्पेंशन। ये हेट्रोजीनियस है, ये क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल है वो हमें नजर आते हैं जो हमने घोले। तो लास्ट पॉइंट है डी टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमने मिल्क डाला तो मिल्क का कलर नजर आया। दिखने में क्या लगता है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दिखने में क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, लेकिन ये लुक लाइक होमोजीनियस, बट ये क्या है, हेट्रोजीनियस, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन।
मिल्क इन वाटर इज कोलाइडल सोल्यूशन, जो दिखने में होमोजीनियस होता है बट इट इज हेट्रोजीनियस। उसके बाद जो तीन जो सॉल्यूशन हमने बनाए, जिसमें दो हमारे क्या थे, सॉल्यूशन, और एक क्या था हमारा सस्पेंशन, और एक हमारा क्या था, कोलाइडल। ए और बी जो कॉपर सल्फेट पानी में मिलाया, तो ये हमारा क्या था, ये सॉल्यूशन था। क्या था ये हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कौन सा, ट्रू सॉल्यूशन। और सी ग्रुप जिसमें हमने चॉक पाउडर डाला था, वो क्या था हमारा, सस्पेंशन था। क्या था हमारा, सस्पेंशन। और डी ग्रुप था हमारा, जिसमें हमने इंक या मिल्क डाला, वो हमारा क्या था, कोलाइडल। वो हमारा क्या था, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमारे ये सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो। हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे सॉल्यूशन किसका, शुगर और वाटर का। हमने क्या मिलाया, चीनी मिलाई, किसमें, पानी में। तो इसका मतलब जिसको मिलाया जो स्मॉल क्वांटिटी में, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जिसमें मिलाया वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्यूशन किसका, शुगर और वाटर का, शुगर इन वाटर। तो शुगर हमारा सॉल्यूट हो गया और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो पार्ट है, वो कंपोनेंट है जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट में घुल जाता है। और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो पार्ट, वो कंपोनेंट है जो लार्ज क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्यूट को अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है। तो शुगर इन वाटर में शुगर हमारा सॉल्यूट, वाटर हमारा सॉल्वेंट। अब इसमें हम नया देख रहे हैं, इसमें क्या है, शुगर। देखो ये शुगर लिया, नया जो एग्जांपल है उसको किस में मिलाना है, पानी में। तो शुगर स्मॉल क्वांटिटी में, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। और ये क्या है, पानी। पानी हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। पानी हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। इस शुगर को इसमें मिला दिया, तो ये शुगर क्या हो गया, इसमें मिक्स हो गया, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब शुगर डिजोल्व इन वाटर एंड इट मेक ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसका बना, शुगर इन वाटर। अब इसमें देखो ये ब्लू जो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, विच इज इन लार्ज क्वांटिटी। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में, उसे हम सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा स्मॉल क्वांटिटी में, सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में, और दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। मीन सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर आपने आगे देखा तो सॉल्यूट हमारा क्या है, ये इंक। इंक को हमने किस में डाल दिया, सॉल्यूशन वाटर में। जैसे इसमें डाला तो इसका मतलब क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किसका बन गया, इसका मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस एज सोडा वाटर। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के अगर होमोजेनियस मिक्सचर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, जो भी आपने किया है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस, सॉल्यूट द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट में घुल जाता है, या सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सॉल्वेंट क्या है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस। सॉल्वेंट क्या है, वो सब्सटेंस जो अदर सब्सटेंस को अपने आप में क्या कर लेता है, घोल देता है, मिक्स कर लेता है। और सोल्यूट हमेशा क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में। सॉल्वेंट किसमें होता है, लार्ज क्वांटिटी में। एग्जांपल शुगर इन वाटर, तो शुगर क्या हमारा, सोल्यूट। शुगर इज द सोल्यूट किसमें, शुगर इन वाटर सॉल्यूशन में। वाटर क्या है, सॉल्वेंट किसमें, शुगर इन वाटर सॉल्यूशन में। अब कुछ इसमें एग्जांपल दिए गए, तो इसमें सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉल्वेंट क्या है। जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर क्या हमारा, सोल्यूट, सॉल्यूशन का सोल्यूट कंपोनेंट, और वाटर क्या हमारा, सॉल्वेंट, वाटर क्या हमारा, सॉल्वेंट। ऐसी सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब है आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल। इसका मतलब आयोडीन अल्कोहल में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब है आयोडीन इन अल्कोहल। और जिसमें आयोडीन क्या है, आयोडीन इन अल्कोहल। तो ये आयोडीन क्या है, हमारा सोल्यूट है। ये हमारा क्या है, सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। और सॉल्वेंट क्या है हमारा, अल्कोहल, अल्कोहल इज सॉल्वेंट। तो टिंचर ऑफ आयोडीन मींस आयोडीन इज द सोल्यूट पार्ट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट पार्ट। एरिटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक होता है, सोडा वाटर होता है,
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी में होता है, तो इसका मतलब गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट डिजॉल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो गया सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट। सॉफ्ट ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड इज सोल्यूट। फिर उसके बाद है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं एलॉय। तो व्हाट इज एलॉय? एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, जो दो या दो से ज्यादा मेटल या मेटल और नॉन मेटल को हम क्या कर लें यूनिफॉर्म कंपोजिशन कर लें, या होमोजीनियस मिक्सचर किसका दो मेटल या मेटल और नॉन मेटल का, उसे हम क्या बोलते हैं एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मेटल और नॉन मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल या मेटल और नॉन मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर को हम एलॉय बोलते हैं। और एलॉय जो है कैन नॉट बी सेपरेटेड into the component by their physical method। हम जो एलॉय में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है मिक्सचर है। कुछ इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन, जिसमें कॉपर कितना है 78% से 95 मीन 80 और 20 अप्रोक्सीमेटली, एवरेज कितना आता है 80 और 20, 80% कॉपर और 20% टिन। फिर क्या है? गोल्ड, प्योर गोल्ड हमारा क्या है 24 कैरेट का, 24 कैरेट का, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 2 कैरेट, 2 कैरेट क्या होगा 2 कैरेट, 22 कैरेट क्या होगा गोल्ड, और 2 पार्ट क्या होगा सिल्वर या कॉपर होगा, क्या होगा सिल्वर या कॉपर। एट 18 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड मीन 75% गोल्ड होगा और बाकी कॉपर या सिल्वर मिलाया जाएगा ताकि उसको हार्ड बनाया जाए, क्योंकि प्योर गोल्ड कभी भी ज्वेलरी बनाने के काम नहीं आता। ब्रास, ब्रास भी क्या है एलॉय है किसका कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर कितना होगा एवरेज 70% और जिंक कितना होगा एवरेज 30% के हिसाब से एवरेज, लेकिन उसकी रेंज दे रखी है 10 to 33%, 60 to 90%, तो एवरेज कितना होता है 30 and 40, 30% हमारा जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। कास्ट आयरन इज द एलॉय ऑफ किसका आयरन का और कॉपर का, आयरन का और कॉपर का एलॉय क्या होता है कास्ट आयरन। स्टेरलिंग सिल्वर, स्टेरलिंग सिल्वर में होता है कॉपर मिलाया जाता है, कितना कॉपर अप्रोक्सीमेटली 8% इसमें कॉपर मिलाया जाता है, किसमें सिल्वर में, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टेरलिंग सिल्वर। ये सारे के सारे क्या है एलॉय हैं। एलॉय क्या एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, इसको बोलते हैं एलॉय। इट इज, इसका एलॉय इज कंसीडर ए मिक्सचर, एलॉय को हम मिक्सचर कहते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसे हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट हैव द वेरिएबल कंपोजिशन, क्योंकि इनमें जो भी हम एलॉय बनाते हैं उनमें जो एलिमेंट होगा उनकी कंपोजिशन क्या होगी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, वेरिंग होगी, फिक्स रेशो नहीं होगा। जैसे ब्रास, ब्रास में कॉपर और जिंक 30% और 70% है, और इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये तो जस्ट एवरेज है, तो कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके अंदर नो फिक्स प्रोपोर्शन, इनकी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, इसलिए क्या है ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या कहलाते हैं मिक्सचर कहलाते हैं। सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, सॉल्यूशन हमारे 3 टाइप के हैं जो हमने भी पढ़े थे, कौन कौन से? पहला सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन हो गया, एक ट्रू सॉल्यूशन जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन इन सस्पेंशन पढ़ा था। ट्रू सॉल्यूशन सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कोलाइडल मिल्क इन वाटर या इंक इन वाटर, सस्पेंशन सैंड इन वाटर। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास है, पहले पहले क्या है ट्रू सॉल्यूशन, अगर हमने पानी में क्या मिला दिया नमक मिला दिया तो नमक के पार्टिकल हमें नजर नहीं आएंगे, तो जो पार्टिकल होंगे सोल्यूट के वो क्या होंगे 10⁻⁻7 से भी कम होंगे। इसका मतलब 1 में 10⁻7 या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से बहुत छोटे होंगे, जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतने छोटे छोटे पार्टिकल है। ये हमारा कौन सा है ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन अगर साइज ऑफ पार्टिकल थोड़ा सा बढ़ जाए, जो किसके बीच में 10⁻⁻7 और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच में, तो ये हमारा हो जाएगा कोलाइडल। कोलाइडल में जो सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं, किससे? ट्रू सॉल्यूशन से। तो ट्रू सॉल्यूशन से जब साइज ऑफ पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल बड़े हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कोलाइडल। इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल के भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और लेकिन कोलाइडल पार्टिकल के साइज से बड़े पार्टिकल का साइज होता है बेटे किसमें
सस्पेंशन में, जिनका साइज क्या होता है 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। इसका मतलब सस्पेंशन में जो सोल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो कंपैरेटिवली कोलाइडल से और ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा हो सकते हैं, जिसमें हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। फिर उसमें देखा तीनों सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल और एक सस्पेंशन। अगर हमने लाइट पास की, क्या करी, लाइट पास की विद द हेल्प ऑफ एनी सोर्सेज, जब तीनों सॉल्यूशन में लाइट पास की तो ट्रू सॉल्यूशन में अगर हमने देखा तो लाइट का रास्ता हमें पाथ विजिबल नहीं है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में पाथ ऑफ लाइट विजिबल है। ऐसा क्यों? ये क्या होता है, केवल टिंडल इफेक्ट की वजह से, क्योंकि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं, सोल्यूट पार्टिकल है, वो क्या इतने छोटे हैं कि लाइट के रास्ते को स्कैटर्ड नहीं कर पाते, दे कैन नॉट स्कैटर्ड द पाथ ऑफ द लाइट। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल और सस्पेंशन पार्टिकल लाइट के रास्ते को स्कैटर्ड कर देते हैं, जिससे पाथ ऑफ लाइट हमें क्या होती है, विजिबल होती है। इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट आ गया, सॉल्यूशन में हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं होता, और कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट होता है, और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में नो टिंडल इफेक्ट, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस इन सॉल्यूशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसमें होता है, कोलाइडल में, और एक किसमें होता है, सस्पेंशन में। अब अगर हम तीनों को कंपेयर करें, किसको, हम सॉल्यूशन को, या हम कोलाइडल को, या हम सस्पेंशन को, अगर हम इसको ट्रू सॉल्यूशन को सस्पेंस करें, तो जैसे पानी में हमने नमक मिलाया, चीनी मिला दी, तो हमें सॉल्यूशन नजर आता है, वाटर नजर आता है, तो हम आर पार उसको देख सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या एक तरह से ट्रांसपेरेंट है, क्या है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन कोलाइडल क्या है, उसमें क्या है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो क्या होता है, जनरली ट्रांसल्यूसेंट स्ट्रक्चर फॉर्म का होता है। लेकिन हमारा जो सस्पेंशन है वो ज्यादातर क्या होता है, ओपैक ऑब्जेक्ट, मींस आर पार पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। अगर हम लाइट पास करें तो किसमें, इसमें ट्रू सॉल्यूशन में, तो लाइट पूरी तरह से क्या होती है, पास होती है, क्योंकि इट एक्ट एज ए ट्रांसपेरेंट। और अगर हम लाइट किसमें पास करें, कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब सम लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, मीन ट्रांसल्यूशन में। और अगर ओपैक में करें तो इसका मतलब अगर हम पूरी तरह से कोलाइडल सस्पेंशन पार्टिकल को डिसॉल्व कर दें और घोल दें पूरी तरह से, तो नो लाइट विल पास, इट एक्ट एज ए क्या हो जाएगा, ट्रांसल्यूस, और ये ओपैक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ओपैक। ये हमारे कुछ इसमें क्या है, डायग्राम है। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस। सबसे पहले आपने बताया कि ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट के जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁻⁻7 से भी क्या होता है, कम होता है, या 10⁻⁻9 से भी। और इसमें क्या होता है, 10⁻⁻7 से और 10⁻⁻5 से, या 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 से, और इसमें क्या होता है 10⁻⁻6। इसमें सोल्यूट पार्टिकल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, पानी में चीनी मिला दी तो चीनी के पार्टिकल नहीं देख सकते, इसमें भी हम सोल्यूट के पार्टिकल नहीं देख सकते। अगर पानी में इंक मिला दिया, पानी में हमने मिल्क मिला दिया, तो मिल्क का पार्टिकल हम नहीं देख सकते, लेकिन कलर दिखाई देता है, बट पार्टिकल हम नहीं देख सकते। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी हम सोल्यूट के पार्टिकल नहीं देख सकते, लेकिन सस्पेंशन में हम कोलाइडल के पार्टिकल देख, सोल्यूट के पार्टिकल देख सकते हैं। ये जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, ये क्या है, हमारा होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कोलाइडल जो सॉल्यूशन है दिखता तो होमोजीनियस है, बट इट इज हेट्रोजीनियस। और सस्पेंशन क्या हमारा, हेट्रोजीनियस, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। पार्टिकल, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन पानी में चीनी मिला दिया और उसको हम फिल्टर करने की कोशिश करें, तो चीनी और पानी अलग नहीं हो सकते फिल्ट्रेशन से। इसका मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस से चीनी और पानी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही पानी में हमने दूध मिला दिया, अगर उसे फिल्टर करना चाहें तो दूध और पानी अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते। और इसका मतलब सस्पेंशन, पानी में मिट्टी मिला दी, पानी में सैंड मिला दिया, तो फिल्टर से अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, कंपेरेटिवली काफी ज्यादा बड़ा है। ये क्या होते हैं, ज्यादातर ट्रांसपेरेंट, ट्रू सॉल्यूशन ज्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कोलाइडल क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, और ये क्या होते हैं, ओपैक होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, मींस वो आप उनको सेक करो, एजिटेट करो, उनकी स्टेट चेंज नहीं होने वाली। पानी और नमक अलग नहीं होने वाला है। और ऐसी दूध में पानी मिला दिया तो वो स्टेबल ही रहेगा, डज नॉट चेंज देयर, जो भी उनके पार्टिकल है वैसे ही वैसे रहेंगे। लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल है, जैसे हमने हिलाया, सेक किया, तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। थोड़ी देर
लीव अनडिस्टर्ब छोड़ने पर। हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट मींस पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होती, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में पाथ ऑफ लाइट विजिबल होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन में तो पाथ ऑफ लाइट कंप्लीटली विजिबल होती है, लेकिन सस्पेंशन में कभी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती, तो इट मीन इट शो द टिंडल इफेक्ट। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं करता। टिंडल इफेक्ट मीन नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन जो है इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर हम सस्पेंशन सॉरी ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर में से पास करें तो आराम से पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साइज ऑफ पार्टिकल क्या बहुत छोटे हैं। लेकिन कोलाइडल के क्या होंगे, फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, बट हमारे जो उससे छोटा पेपर और फाइन गैप में उसमें पास नहीं होते। सस्पेंशन हमारे फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, मिल्क इन वाटर, मिल्क और सैंड इन वाटर, ये हमारे क्या एग्जाम्पल ऑफ किसके, ट्रू सॉल्यूशन के, कोलाइडल के और सस्पेंशन के। अब हमारे पास कुछ और पॉइंट हैं, जैसे हमने क्या लिया 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया और ये क्या नमक लिया। इस नमक को हमने किस में डाला, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डाला। अब ये कितना डालें, ये सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है हमारे पास जो 100 ग्राम नमक है और 100 मिलीलीटर वाटर है। नमक कितना डालें कि नमक पूरी तरह से घुल जाए। जैसे इसमें पहले लिया 30 ग्राम नमक लिया और पानी कितना लिया, 100 मिलीलीटर पानी लिया। इस 30 ग्राम नमक को किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। जब 30 ग्राम नमक पानी में डाल दिया तो यह नमक पूरी तरह से घुल गया। इसका मतलब अभी इसमें नमक और डिजोल्व हो सकता है। इसका मतलब जब नमक की क्वांटिटी बहुत कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने क्या कर दिया, 30 ग्राम नमक के बदले क्या ले लिया, 40 ग्राम नमक डाला। जब 40 ग्राम नमक डाला तो ये पानी में घुल गया। लेकिन देखा 40 ग्राम नमक में से 36 ग्राम नमक तो घुल गया, लेकिन 4 ग्राम नमक क्या हो गया, वो घुला नहीं, वो नीचे रह गया। इसका मतलब जब पानी में नमक डाला तो 36 ग्राम नमक घुल गया और जो अनडिजोल्व बच गया, इसका मतलब वो नमक नहीं घुला। इसका मतलब ज्यादा नमक डालेंगे तो वो नमक नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब 36 ग्राम नमक तक 100 मिलीलीटर वाटर में डिजोल्व हो सकता है। इसका मतलब 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट कैन डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो जितना नमक पूरी तरह से घुल गया उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि 36 ग्राम से अगर ज्यादा नमक डालेंगे तो घुलेगा नहीं। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व देन 36 ग्राम। मीन्स वी कैन नॉट डिजोल्व मोर देन 36 ग्राम सॉल्ट इन वाटर। तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन हम कितना सॉल्यूट डिजोल्व करें पानी में कि वो पूरी तरह से घुल जाए, और उससे ज्यादा अगर हम सॉल्यूट डालते हैं तो घुलना बंद हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें 36 ग्राम नमक पूरी तरह से डिजोल्व हो गया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। मींस जो 36 ग्राम नमक है वो पानी में पूरी तरह से घुल गया और इसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह से सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी की कंडीशन क्या होगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर 36 ग्राम से कम अगर नमक डिजोल्व करते हैं पानी में तो वो हमारा हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस 35 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ग्राम, ये क्या बन जाएगा हमारा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर 30 ग्राम नमक डाला पानी में तो घुल गया, इसका मतलब हम 6 ग्राम नमक और डाल सकते हैं। लेकिन 36 ग्राम नमक जो पूरी तरह से घुल गया, हम इसमें ज्यादा नमक नहीं डालेंगे। तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सोल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम हो। सैचुरेशन सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कितनी थी, 36 ग्राम, और अनसैचुरेटेड में कितनी है, 30 ग्राम। तो इसका मतलब सोल्यूट की मात्रा सैचुरेशन से क्या है, कम है। लेकिन अगर सोल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर ज्यादा हो जाती है तो हमारा क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड। मींस व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सोल्यूट की क्वांटिटी अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें एक सिंपल एग्जांपल है, 36 ग्राम हमने नमक 100 मिलीलीटर पानी में डाला। 36 से तो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। 36 से ग्राम से कम नमक डालेंगे तो
हमारा अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और 36 से ज्यादा नमक डालेंगे तो हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। मींस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ताकि वो डिसॉल्व पूरी तरह से हो जाए, नमक क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसमें कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, देखिए कुछ फिगर दे रखा है, ये हमारे पास है। देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सोल्यूट डिसॉल्व, इसका मतलब इसमें सोल्यूट और ज्यादा घुल सकता है, घुल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें सोल्यूट घोल सकते हैं। इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सोल्यूट डालता जा रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, कुछ जमता जा रहा है, मींस घुलना बंद हो गया, घुलना बंद हो गया, तो इसका मतलब अब नो मोर सोल्यूट, जो हम इससे जो सोल्यूट डाल रहे हैं अब इसमें डालना बंद कर देंगे। इसका मतलब जब ज्यादा सोल्यूट डाल, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, अगर एक लिमिट के बाद अगर सोल्यूट डिजॉल्व करना बंद हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड से ज्यादा होगी, इसका मतलब सोल्यूट more in super saturated solution than saturated solution, and saturated solution contain more solute than the unsaturated solution। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड से कम होगी, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा होगी। अभी क्या है, देखो ये आइस जो है इसमें पूरी तरह से क्या हो रहा है, सोल्यूट घुल जाएगा, अब इसमें डिसॉल्व किया है लेकिन ये घुलना अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद जो भी सोल्यूट डालेंगे वो घुलेगा नहीं, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब इसमें सोल्यूट डालते जा रहे हैं लेकिन ये घुल नहीं रहा है, तो बिकम अनस्टेबल, मीन्स ये घुलेगा नहीं, ये क्या बन जाएगा हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ डेफिनेशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पर अगर सोल्यूट जो है डिसॉल्व करना बंद हो जाता है, घुलना बंद हो जाता है, तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सोल्युबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट पूरी तरह से घुल जाता है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितनी सोल्यूट की मात्रा होती है जो सॉल्वेंट में घुल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी जो सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट में जितनी प्रेजेंट है एट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर कम होती है तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। unsaturated solution mean if the amount of solute that present in a solution less than the saturated solution। अगर सोल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर कम है सॉल्यूशन में तो हमारा हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर ज्यादा है तो हमारा हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर दोबारा देखिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड को हम अनसैचुरेटेड में कर सकते हैं, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिखा है इसने, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विद मोर सोल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब इट कंटेन मोर अनडिसॉल्व सोल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कुछ अनडिसॉल्व सब्सटेंस रह जाते हैं, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अनडिसॉल्व सब्सटेंस की क्वांटिटी या अमाउंट कंपैरेटिवली सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा होगी, और वो हमारा क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर वॉल्यूम या पर यूनिट मास, मास के हिसाब से भी या वॉल्यूम के हिसाब से भी, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक यूनिट वॉल्यूम में, इसका मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन बाय मास और बाय वॉल्यूम, उसे हम क्या बोलेंगे,
concentration of solution. The solute present, the amount of solute that present in a given solution is known as concentration of solution. Amount of solute जो है वो solute solution में कितना present है by volume और by mass, उसे हम बोलेंगे concentration of solution. The amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solution या solvent. Mass by mass, इसका ना solute का भी mass और solvent का भी mass. तो mass of solute upon mass of solution into में 100. अगर mass by volume है तो mass किसका? solute का. solute को dissolve करेंगे किसमें? पानी में. क्योंकि solvent क्या होगा? लिक्विड फॉर्म होगा तो सॉल्यूशन. इसका मतलब मास बाय वॉल्यूम मीन सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड. तो सॉल्यूशन किस में बनाएगा? लिक्विड फॉर्म में बनाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब इसमें एक न्यूमेरिकल है. और सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट क्या है? कॉमन सॉल्ट. और वो कितना है? 40 ग्राम. कितना है? 40 ग्राम. 40 ग्राम नमक किस में डाल दिया? 220 ग्राम पानी में डाल दिया. और पानी क्या हमारा? सॉल्वेंट. पानी क्या है? सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना हमारा? 320 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बन गया? और आपने पढ़ा है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम. और सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम. तो कितना हो गया? 360 ग्राम हो गया. लेकिन उसने क्या पूछा है? कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास. इसका मतलब मास बाय मास निकालना है. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100. सोल्यूट कितना है? 40 ग्राम अपॉन में 360 इनटू में 100. तो कट कर दीजिए 4 0 से 0 1 और ये 9. तो कितना आ गया? 100 अपॉन में 9 आ गया. तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया? 11 1 अपॉन में 9. और ये परसेंटेज मींस 11.1%. ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मींस सॉल्यूशन में 11.1. अगर हमारा 100 यूनिट हमारा सॉल्यूशन है तो उसमें 11.1% हमारा क्या है? सॉल्यूट है. अब कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में हमने दो कंपोनेंट पढ़े सॉल्यूशन के. एक हमारा सॉल्यूट था और एक हमारा सॉल्वेंट था. लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उनको सोल्यूट लाइक पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज. क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज बोलते हैं. इसका मतलब सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट. लेकिन कोलाइडल में सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग से नाम कहते हैं. सोल्यूट लाइक पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज. ये वो डिस्पर्स फेज क्या है? सोल्यूट लाइक पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच डिसॉल्व इन द डिस्पर्स मीडियम मींस सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट क्या कहलाएगा? इसका मतलब डिस्पर्स मीडियम. सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्पर्स मीडियम. तो सोल्यूट कोलाइडल में सोल्यूट को हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम. तो हमारा डिस्पर्स फेज स्मॉल क्वांटिटी में होता है और डिस्पर्स मीडियम हमारा लार्ज क्वांटिटी में होता है. तो देखो ये सोल्यूट है, ये हमारा क्या है? डिस्पर्स फेज. और ये हमारा क्या है? सारा क्या हमारा? डिस्पर्स मीडियम. यहाँ क्या है? ऑयल है. देखो ये ऑयल है. ये क्या है? स्मॉल क्वांटिटी में. ये हमारा क्या है? डिस्पर्स. ये हमारा ऑयल लार्ज क्वांटिटी में. तो ऑयल हमारा क्या है? डिस्पर्स मीडियम. और ये हमारा क्या है? वाटर. क्या है ये? वाटर क्या हमारा? डिस्पर्स फेज. इसका मतलब पानी जो है वो ऑयल में है, ऑयल लार्ज क्वांटिटी में. तो जो लार्ज क्वांटिटी में वो हमारा डिस्पर्स मीडियम होगा और जो स्मॉल क्वांटिटी में सोल्यूट होगा वो हमारा क्या होगा? डिस्पर्स फेज हो गया. The component of the colloidal solution are disperse phase and disperse medium. Disperse phase को हम बोलते हैं solute और disperse medium को बोलते हैं हम solvent. क्या बोलते हैं? solvent. तो वही कह रहा है disperse phase solute like component
और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ colloidal form is known as disperse phase. Disperse medium, the component in which the disperse phase are suspended या float, जिसे हम क्या बोलते हैं solvent, वो हमारा क्या बताता है disperse medium. Tyndall effect अभी आपने पढ़ा, it mean which allow, which क्या करेंगे allow, which allow to scatter the path of the light, जो light के रास्ते को क्या कर दे scattered कर दे, और वो कौन करता है colloidal solution के particle और सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल, स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट बाय द मीडियम कंटेनिंग द स्मॉल सस्पेंडेड, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, और वो कौन से ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल नहीं स्कैटर करते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तो कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल या सस्पेंशन के, लाइक स्मोक पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट का रास्ता विजिबल होता है. True solution, path of light is not visible, does not show Tyndall effect, no Tyndall effect will show. और ये क्या है colloidal scattered the path of light, तो ये Tyndall effect शो करता है. और सस्पेंशन जिसमें जब वो नीचे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है तो these are the scattered the beam of light, और ये भी क्या करता है कभी शो करता है कभी नहीं करता है Tyndall effect. ये देखिए टॉर्च किया, इसका मतलब यहाँ पर पाथ विजिबल नहीं है और ये क्या है विजिबल है, तो इसका मतलब इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट और इट शो द टिंडल इफेक्ट. जैसे आपने देखा होगा हिलीज एरिया में लार्ज डेंस फॉरेस्ट, जो जिसे हम क्या बोलते हैं कैनोपी, हम ये बड़े बड़े पेड़ों के बीच में सूरज की रोशनी हमें दिखाई देती है, ये क्या है द पाथ ऑफ द सन रेज सनलाइट इज विजिबल, तो इसे क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. एक बंद कमरे में अंधेरे कमरे में किसी एक वेंटिलेशन से क्या होता है अगर लाइट एंटर होती है तो वो क्या होती है स्कैटर्ड होती है और हमें वो लाइट का रास्ता दिखाई देता है. ये सारे के सारे क्या है टिंडल इफेक्ट, ये भी टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट ये भी क्या है टिंडल इफेक्ट, दिस इज आल्सो टिंडल इफेक्ट. और यहाँ टिंडल इफेक्ट मींस पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, यहाँ पर पाथ ऑफ लाइट विजिबल है इट शो द टिंडल इफेक्ट, पाथ ऑफ लाइट विजिबल है टिंडल इफेक्ट, पाथ ऑफ लाइट विजिबल है टिंडल इफेक्ट. कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर्ड द पाथ ऑफ द लाइट, तो वो स्कैटर्ड कर देते हैं इसलिए दे शो द टिंडल इफेक्ट. और कोलाइडल पार्टिकल में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्स मीडियम. सोल्यूट लाइक पार्टिकल इज डिस्पर्स फेज एंड सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल इज नोन एज डिस्पर्स मीडियम. तो हमारे कुछ सोल्यूट लिक्विड, कुछ एग्जांपल है डिस्पर्स मीडियम. अगर सोल्यूट लिक्विड है और वो गैस में डिजोल्व है, अगर लिक्विड गैस में डिजोल्व है तो वो हमारा कौन सा होगा एरोसोल टाइप होगा. एग्जांपल क्या हमारे फॉग और क्लाउड. फॉग और क्लाउड are the colloidal solution in which the dispersed phase is liquid or dispersed medium is ये आपका गैस. तो क्लाउड में जो है वो क्या है लिक्विड फैले हुए हैं किसमें गैस में. क्लाउड इसमें लार्ज क्वांटिटी में क्या है गैस है और उसमें प्रेजेंट क्या है वाटर मॉलिक्यूल है. तो सॉलिड इन गैस, अगर डिस्पर्स फेज सोल्यूट सॉलिड है जो किसमें घुला हुआ है गैस में डिजोल्व है, उसे हम क्या बोलेंगे एरोसोल. स्मोक, स्मोक क्या है जिसमें गैस ज्यादा क्वांटिटी में उसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है सॉलिड पार्टिकल, वो हमारा क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन. स्मोक जिस गैस डिस्पर्स मीडियम उसमें क्या है इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉलिड पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल जो उसमें प्रेजेंट है वो क्या हमारा क्या है डिस्पर्स फेज सॉलिड पार्टिकल. और गैस हमारा लार्ज क्वांटिटी में वो हमारा डिस्पर्स फेज स्मोक. स्मोक में गैस में क्या घुले हुए सॉलिड पार्टिकल. गैस डिजोल्व है लिक्विड में, गैस डिजोल्व इन लिक्विड वो हमारा क्या फॉर्म सेविंग क्रीम. सेविंग क्रीम में लिक्विड में गैस क्या है डिजोल्व है घुली हुई है. सोल्यूट जो गैस स्मॉल क्वांटिटी में लिक्विड लार्ज क्वांटिटी में. लिक्विड लिक्विड ये हमारा क्या इमल्सिफिकेशन मिल्क और फेस क्रीम. सॉलिड लिक्विड सॉलिड इज डिजोल्व इन लिक्विड वो हमारा क्या सोल और मड. मड क्या है लिक्विड में पानी और लिक्विड में पानी में क्या है सॉलिड सब्सटेंस और वो क्या हमारा कोलाइडल पार्टिकल. ऐसी गैस इन सॉलिड हमारा फोम, फोम या रबड़. लिक्विड सॉलिड के अंदर डिजोल्व है वो हमारा क्या है जेली या चीज. चीज क्या है जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट का काम कर रहा है और सोल्यूट क्या हमारा लिक्विड का काम. सॉलिड सॉलिड हमारा क्या है कलर्ड जेमस्टोन जो हमने रत्न देखे होंगे. अब हमारे जो मिक्सचर है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, उनको हम सेपरेट कैसे करते हैं. कुछ तो हम फिजिकली प्रोसेस से कर देते हैं बाय विनोइंग,
बाय हैंड पिकिंग, लेकिन कुछ हम हैंड पिकिंग और विनोइंग से नहीं करते, तो उसको हम कैसे अलग करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि टू ऑब्टेन द ब्लू और ब्लैक इंक, इसका मतलब हमने ब्लू इंक देखी है और ब्लैक इंक देखी है, इसका मतलब कलर्ड पार्ट प्रेजेंट इन वाटर, इसका मतलब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। और जो हमारा इवोपरेशन प्रोसेस है उसमें क्या है, दो कंपोनेंट है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड, और इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या है, अलग अलग है, जिसमें लिक्विड इजिली वेपराइज हो जाता है, वेपर बन जाते हैं, लेकिन सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा इवोपरेशन प्रोसेस काम करता है। क्या, इट कंटेन द टू कंपोनेंट, वन इज liquid and solid. Liquid is separated from the solid. It means two component having the difference of their boiling point, दोनों का boiling point अलग अलग है, और एक volatile substance और एक non volatile, जो volatile है वो evaporate हो जाता है और non volatile substance is left behind। इसका मतलब इंक में पानी जो है volatile substance, वो liquid evaporate हो जाएगा जिसका boiling point कम है, और solid डाई कलर वो क्या रह जाएगा, remain left at ऑन द चाइना डिश। तो इस तरीके से हम कलर्ड को, कलर्ड कंपोनेंट को या कलर्ड को हम डाई को क्या कर सकते हैं, इंक से अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। ये इसमें एक्टिविटी दिखा रखी है, क्या है, हमने क्या लिया, बर्नर लिया, इसमें क्या लिया, इंक, ये पानी लिया, पानी को क्या किया हमने, बॉइल्ड किया, लेकिन क्या बनी, स्टीम बनी, और इस स्टीम ने क्या किया, इस इंक को क्या किया, हीट किया, और नॉट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवोपरेशन का मतलब है वो बॉइलिंग पॉइंट तक, इसका इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे लिक्विड क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। इसलिए इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल्ड नहीं किया, ये स्टीम दी, और इसमें से क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, इवोपरेट होता रहेगा, और सॉलिड सब्सटेंस रिमेन लेफ्ट ऑन द चाइना डिश या वॉच ग्लास में रह जाता है। और जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कलर्ड डाई को या कलर्ड पार्ट को या डाई को हम पानी से अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन से। दूसरा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन चर्निंग। हम जैसे पहले जमाने में क्या करते थे कि दही या से दूध में से मक्खन निकालना, वो बिलोते थे, ऐसे चर्निंग करते थे, जैसे वॉशिंग मशीन 1 to 1 2 चर्निंग। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये प्रोसेस क्या है, क्रीम मिल्क से निकालना, इसका मतलब टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसके लिए हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। ये मशीन क्या करती है, ऐसे रोटेट होती है, क्या होती है, रोटेट। और इन टेस्ट ट्यूब में क्या रखा जाता है, मिल्क रखा जाता है। जब ये रोटेट होती है तो इसका मतलब इट एक्सर्ट सम प्रेशर, मीन्स वाइब्रेट होती है, मोशन होते हैं, जिसमें मिल्क के अंदर जो डेंसर पार्टिकल है, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, जो लिक्विड के अंदर जो, क्योंकि मिल्क क्या है, लिक्विड इनटू लिक्विड, तो जो डेंसर पार्टिकल फोर्स टू सेटल डाउन एट द बॉटम, भारी चीज को क्या करता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, वो नीचे बिठाने की कोशिश करती है और हल्की चीज को ऊपर लाने की कोशिश करता है। जब इसको हम चर्निंग करते हैं, जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज घुमाते हैं, बड़ी तेजी से घुमाते हैं, तो जो हमारा जो मिल्क है वो नीचे रह जाता है, मिल्क पार्ट जो भारी है और क्रीम हल्की है वो क्या जाती है एट द टॉप। और इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि इट फोर्स द डेंसर पार्टिकल टू सेटल डाउन एट द बॉटम। भारी चीज को ये नीचे जमा करने की, सेटल डाउन करने की कोशिश करती है और हल्की चीज को ऊपर लाती है। और इस प्रोसेस के लिए हम कहाँ यूज करते हैं इसको, क्रीम अगर निकालना हो मिल्क से तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। ये बड़ी तेजी से वॉशिंग मशीन की तरह घूमती है। बेसिक प्रिंसिपल अभी आपने पढ़ा कि डेंसर पार्टिकल आर फोर्स एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे अवे व्हेन स्पन रैपिडली। जब बड़ी तेजी से घुमाते हैं तो जो भारी पार्टिकल हैं, डेंसर पार्टिकल हैं, वो कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और हल्की चीज कहाँ जाती है, ऊपर आ जाती है, जिससे हम मिल्क से क्रीम को अलग कर सकते हैं। तो क्रीम ऊपर आ जाती है, तो हम ये कहेंगे कि मिल्क के अंदर जो क्रीम है वो क्या हल्की है, और मिल्क क्या हमारा हैवी पार्टिकल है। लेकिन वो सॉलिड पार्टिकल जो पानी में तो मिल्क में डिसॉल्व है, लेकिन उसे हम फिल्टर करेंगे तो फिल्टर से वो नहीं निकलेगा। तो किससे निकलेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो लिक्विड जब लिक्विड में डिसॉल्व है, और लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व होने की वजह से उसमें कुछ डेंसर पार्टिकल है, तो वो नीचे आ जाते हैं और हल्के पार्टिकल ऊपर हो जाते हैं। और इसकी एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन की कहाँ का है,
यूज इन द डायग्नोस्टिक लैब ब्लड और यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में यूज होता है। इन डेयरीज एंड होम सेपरेटेड बटर फ्रॉम द क्रीम या क्रीम फ्रॉम द मिल्क, डेयरीज मिल्क में यूज होता है। वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर है स्क्वीज द वाटर फ्रॉम द क्लॉथ, क्लॉथ से क्या करते हैं, पानी को क्या करता है, ड्रायर क्या करता है, स्क्वीज आउट द वाटर, वाटर निकालता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद कह रहे हैं सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब है लिक्विड, दो लिक्विड जो पूरी तरह से आपस में डिसॉल्व नहीं होते। इमिसिबल लिक्विड आर दोज लिक्विड विच कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो बिल्कुल आपस में मिक्स नहीं होते और जिनकी अलग अलग सेपरेट लेयर दिखाई देती है। टू इमिसिबल लिक्विड, वो दो लिक्विड जो कभी आपस में डिसॉल्व नहीं होते, उन्हें हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करते हैं। अब सेपरेटिंग फनल से किसे सेपरेट करते हैं, हमने क्या ले लिया, एक सेपरेटिंग फनल लिया और उसमें दो लिक्विड है। इसका मतलब उन दो लिक्विड में एक की डेंसिटी ज्यादा होगी और एक की डेंसिटी कम होगी। जैसे कैरोसिन इन वाटर या ऑयल इन वाटर, अगर पानी में हम ऑयल डालेंगे तो ऑयल ऊपर नजर आएगा और पानी कहाँ जाएगा, नीचे नजर आएगा। हम ये कह सकते हैं कि पानी डेंसर है, किससे, ऑयल से, तो पानी नीचे कलेक्ट होगा और ऑयल कहाँ कलेक्ट होगा, ऊपर। तो हमने क्या ले लिया, एक सेपरेटिंग फनल ले लिया, ऊपर से इसको, इसमें क्या डाल दिया हमने, जो जो इमिसिबल लिक्विड थे इस सेपरेटिंग फनल में डाल दिया। जैसे ही सेपरेटिंग फनल में डाला तो सेपरेटिंग फनल ने क्या किया, भारी चीज को, जो डेंसर लिक्विड था उसको नीचे भेज दिया और जो लाइटर लिक्विड था उसको ऊपर ऊपर वाले कॉलम में, ऊपर वाले पार्ट में कलेक्ट कर लिया। तो पानी नीचे कलेक्ट हो जाएगा और ऑयल कहाँ जाएगा, कैरोसिन ऊपर, या तो ये सेपरेट कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे और यहाँ से क्या होगा, पानी कलेक्ट हो जाएगा, अलग निकल जाएगा और हमारा केरोसिन वी कैन कलेक्ट लेटर ऑन। तो दो डिफरेंट लेयर जो ऑयल को और वाटर को क्या करती है, अलग करती है। और ये जो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, टू लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस है, डिफरेंट ऑन देयर डेंसिटीज, डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड। दो लिक्विड जो घुलते नहीं है और उनकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डेंसिटीज। अब इसको सेपरेट कैसे किया, अभी आपको बताया। कैरोसिन और वाटर को हमने क्या डाल दिया, मिक्सर को किसमें डाल दिया, उन दोनों को जो लिक्विड थे उनको हमने सेपरेटिंग फनल में डाल दिया और छोड़ दिया। जो सेपरेटिंग लेयर ऑफ ऑयल की और पानी की अलग होगी और स्टॉप कॉर्क से हम पहले पानी को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम कलेक्ट क्या करेंगे, कैरोसिन ऑयल या ऑयल कलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन क्या होता है, ऑयल फ्रॉम वाटर या और आयरन ओर होता है। आयरन ओर से हम आयरन के निकालने के लिए प्रोसेस को हम कौन सा करते हैं, सेपरेटिंग फनल। अब हमारा अगला पॉइंट है सेपरेशन किसका, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन। इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट से अलग करना। अब सॉलिड तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और लेकिन अमोनियम क्लोराइड के अंदर एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी, कि अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। तो इसका मतलब जो सब्सटेंस, जो कंपोनेंट सॉलिड से डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड में होता है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। दैट सब्सटेंस कैन बी सबलाइम, मीन सॉलिड से डायरेक्ट किसमें, गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड से गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन गैस से सॉलिड में। इसका मतलब सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। अब सब्लिमेशन प्रोसेस है क्या, हमने क्या लिया, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लिया और उसको हमने कहाँ डाल दिया, हमने एक चाइना डिश में दोनों के मिक्सचर को ले लिया और उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, एक कोनिकल फ्लास्क डाल दी और इसकी ओपनिंग में क्या लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया ताकि कोई भी गैस वो इवोपरेट बाहर ना निकले। लेकिन हमने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को हीट किया। जब हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड की एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, नॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इट विल नॉट चेंज इनटू लिक्विड। तो यहाँ पर ये इनर स्पेस में क्या बनेंगे, इसके अमोनियम क्लोराइड के वेपर बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड के वेपर गैस फॉर्म में, इट विल नॉट चेंज इनटू लिक्विड। जब ये वेपर बनेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ये वेपर क्या होगा, ये इस कोनिकल फ्लास्क के साइड में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और ये बिना लिक्विड में चेंज किए किसमें चेंज जाएंगे, सॉलिड में चेंज जाएंगे। मीन्स पहले सॉलिड से लिक्विड
गैस में चेंज हुआ, फिर गैस से डायरेक्ट किस में चेंज हुआ, सॉलिड में। तो इस सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट से अलग कर सकते हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल के बेस पर है? इट द बेस ऑन द प्रिंसिपल इन विच वन सब्सटेंस कैन बी सबलाइम, जिसमें कोई सब्सटेंस क्या हो सकता है, सबलाइम मींस डायरेक्टली सॉलिड किसमें, गैस में, या गैस किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट। तो उससे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड NaCl इजिली सेपरेटेड बाय हीटिंग अमोनियम बट कॉमन, नीचे क्या रह जाएगा, कॉमन। एप्लीकेशन, ये जो कैम्फर है ये सबलाइम हो सकता है, नेफ्थलीन सब्लिमेशन के प्रोसेस से अलग होते हैं, और एंथ्रेसिन सब्लिमेशन, अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम। ये सारे के सारे जो सब्सटेंस हैं दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड। कौन? कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या है, सबलाइम हो सकते हैं, और ये होते हैं, इनको हम सबलाइम प्रोसेस से। अगला प्रोसेस है हमारा टू सेपरेट द डाई प्रेजेंट इन द इंक। अब इंक तो हमने अलग करी थी किससे, फ्रॉम द वाटर, लेकिन उस इंक में बहुत सारे कलर हैं, उन डिफरेंट कलर विच आर प्रेजेंट इन द डाई, डाई में जो अलग अलग कलर हैं उनको कैसे अलग करेंगे, उनको हम करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वो प्रोसेस है जिसमें कलर के जो कंपोनेंट, डिफरेंट कलर विच आर प्रेजेंट इन द डाई, डाई में जो अलग अलग कलर प्रेजेंट है उन कलर को सेपरेट करने के लिए जो तरीका यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। और ये कौन से प्रिंसिपल के बेस पर है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कौन सा, जिसमें सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, उसी सॉल्वेंट में, उसी कलर पार्ट में सॉल्यूट भी डिसॉल्व है। द सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द सेम सॉल्वेंट, एक ही सॉल्वेंट में सॉल्वेंट भी कलर है और सॉल्यूट भी क्या है, कलर्ड पार्ट। ब्लैक कलर है और उसमें क्या है, ब्लैक कलर जो सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे अलग कलर डिसॉल्व है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल जिसमें डिफरेंट सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन द सेम सॉल्वेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, उस फिल्टर पेपर में क्या करेंगे, बॉटम से 3 सेंटीमीटर एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे, और उस लाइन में हम क्या, पेंसिल से एक इंक की या कलर की डाई की ड्रॉप इसमें डाल देंगे, और फिर हम क्या लेंगे, जार लेंगे, उस जार में पानी डाल देंगे। अब जिस जार में पानी डाला उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, फिल्टर पेपर डाल देंगे। फिल्टर पेपर को इस तरीके से हैंग करेंगे कि इंक जो है वो पानी को टच ना करे, ओनली छोटा सा थोड़ा सा पार्ट, फिल्टर पेपर का थोड़ा सा पार्ट क्या होना चाहिए, पानी में घुलना चाहिए, डिजोल्व होना चाहिए, क्योंकि ये फिल्टर पेपर क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। और ऊपर से हमने ग्लास रोड इसके ऊपर टैग कर दी, धागे से बांध दिया, और थोड़ी सी देर बाद जब देखेंगे तो ग्लास, ये जो हमारा फिल्टर पेपर है ये क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब होगा तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, इंक तक पहुंचेगा। जब वाटर इंक तक पहुंचेगा तो इसमें डिफरेंट कलर हमें नजर आएंगे, जो कलर बड़ी जल्दी डिजोल्व हो जाता है, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है, वो कलर बड़ी तेजी से पहले दिखाई देगा, और जिस कलर का डिफ्यूजन रेट कम है वो सबसे लास्ट में दिखाई देगा। इसका मतलब पहले वो कलर नजर आएगा जिसका डिफ्यूजन, जो पानी में जल्दी डिजोल्व हो सकता है या होता है, वो पहले दिखाई देगा। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर इसमें दिखाई देंगे अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर। जो ज्यादा सोल्यूबल है, जो जल्दी घुल जाता है वो पहले नजर आएगा, और जो देर में घुलता है वो देर में नजर आएगा। इस तरीके से हम अलग डिफरेंट कलर उस इंक में सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जो कलर जल्दी डिजोल्व होता है वो पहले नजर आएगा, जल्दी राइज होगा, और जिससे हम क्या नाम है, डिफरेंट कलर कैन बी सेपरेटेड। एप्लीकेशन कहाँ होती है, इट इज सेपरेट द कलर इन द डाई, डाई में जो अलग अलग कलर है उनमें यूज होता है। दूसरा, सेपरेट द पिगमेंट ऑफ द नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल, मतलब नेचुरल कलर में जो पिगमेंट होते हैं उनमें से अलग अलग कलर को सेपरेट करना पड़ता है। और ब्लड में जो ड्रग्स होता है, ड्रग्स विच इज प्रेजेंट इन ब्लड, तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी से चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेपरेशन मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन वो मेथड ऑफ सेपरेशन है जो जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। अब मिसिबल लिक्विड, टू मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल तो विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, उसे तो हम सेपरेटिंग फंडल से। मिसिबल लिक्विड क्या है, वो लिक्विड है विच विल मिक्स कंप्लीटली, जो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में,
जैसे एसीटोन इन वाटर। और इन दो लिक्विड का डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है इन विच टू मिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड, दो मिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड दीज टू मिसिबल लिक्विड हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, और उनका डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल एसीटोन इन वाटर, एसीटोन इन वाटर, जबकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 44 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। और ये कौन से प्रिंसिपल के बेस पर है, ये प्रिंसिपल क्या है इसका, पहले क्या करेंगे, दैट लिक्विड, जो मिक्सचर है लिक्विड का, उसको हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वेपर में कन्वर्ट करने के बाद उसको कंडेंस करके फिर दोबारा लिक्विड में चेंज करते हैं। मींस liquid change into vapor and then again change into liquid by process of condensation। और इस तरीके से हम दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे एसीटोन इन वाटर। और इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। केवल दो ही लिक्विड को हम, अगर दो से ज्यादा लिक्विड होंगे तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। अब देखते हैं कैसे किया है। देखो ये आपके सामने डायग्राम है, इसमें क्या है, ये एसीटोन और वाटर, ये क्या है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। इसको हमने हीट किया, कितना, अप्रोक्सीमेटली 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, एसीटोन क्या होगा, और ये थर्मामीटर इसलिए लगाया गया है ताकि टेम्परेचर हमारा रेगुलेट होता रहे, देखते रहे, कहीं नॉट मोर देन 56 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 56 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको वेपर में कन्वर्ट करना है एसीटोन को। तो एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास इसको हीट किया, टेम्परेचर दिया, और ये क्या होगा, इसमें एसीटोन क्या होगा, वेपर बनेंगे, और वेपर बनने के बाद ये क्या होगा, इस पाइप से बाहर निकलेगा, इस पाइप से वेपर की फॉर्म में। लेकिन ये बीच में क्या है, यहाँ कोल्ड वाटर दिया जा रहा है और यहाँ से हॉट वाटर दिया जा रहा है। ये जो हमारा पाइप है ये कंडेंसर का काम कर रहा है। कंडेंसर मीन जो वेपर आ रही है, किसके वेपर, एसीटोन के जो वेपर आ रहे हैं, एसीटोन के जो वेपर आ रहे हैं, उन वेपर को, उन गैस को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, लिक्विड फॉर्म में, बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर रिड्यूस करके। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, ठंडा पानी दे रहे हैं। ठंडा पानी जो टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस कर, कम टेम्परेचर दे रहे हैं, और जो स्टीम है, जो वेपर आ रहे हैं, उसके टेम्परेचर को कम कर देगा, और वो जो वेपर है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हम इसको वेसल्स में, बीकर में, एसीटोन को लिक्विड की फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एसीटोन हमारा यहाँ पर अलग बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, और पानी हमारा रिमेन लेफ्ट इन द फ्लास्क में रह जाएगा। इस तरीके से हम एसीटोन को पानी से अलग कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका, डिस्टिलेशन का। इज द हीटिंग लिक्विड टू फॉर्म वेपर, वेपर में बनाया और फिर कूल कर दिया, फिर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो प्रिंसिपल है क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, बहुत ज्यादा है। इट कैन बी यूज टू सेपरेट द मिसिबल लिक्विड एसीटोन इन वाटर बॉइल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन विद द सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दोनों लिक्विड के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। और ये आपने प्रोसीजर पढ़ लिया। हीट द मिक्सचर एसीटोन इन वाटर, एसीटोन और वाटर को हीट किया, एसीटोन वेपराइज हो गया और डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकला, और फिर क्या होगा, कंडेंस मींस रिड्यूस किया टेम्परेचर, और वो वेपर किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, कंडेंसर है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। जो कंडेंसर जिसमें ठंडा पानी दिया था और गर्म पानी बाहर निकल रहा, वो किसका काम कर रहा है, कंडेंसर का। एसीटोन जो है बीकर में कलेक्ट हो गया और वाटर फ्लास्क में रह गया। तो इस तरीके से हमारा एसीटोन बीकर में कलेक्ट हो गया और वाटर हमारा फ्लास्क में रह गया। 56 रीडिंग, थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो 56 के आसपास होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 56 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। फिर अगर दो से ज्यादा लिक्विड अगर हो, दो से ज्यादा अगर लिक्विड हो और उनके डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या बहुत कम हो, तो हम उसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं कर सकते। उसको हम किससे यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जिसमें एक लिक्विड में बहुत सारे कंपोनेंट हो, डिफरेंट कंपोनेंट आर प्रेजेंट। जैसे ये क्या हमारा फ्यूल ऑयल, और ये क्या हमारा डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ये क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन लिक्विड मींस पेट्रोलियम रॉक ऑयल से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द मेथड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड। जब दो से ज्यादा लिक्विड या दो लिक्विड भी हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो,
कितना कम हो, 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से भी कम हो, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो डिस्टिलेशन यूज करेंगे। तो हम यूज कहाँ करते हैं कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर से अलग डिफरेंट गैसेज को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज ए फ्रैक्शनल कॉलम टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट। इसका मतलब एयर में जो डिफरेंट गैस हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, और पेट्रोलियम में जो डिफरेंट प्रोडक्ट है पेट्रोलियम रॉक ऑयल में उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। और पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट क्या है, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल गैस, ये हम पेट्रोलियम ऑयल से या रॉक ऑयल से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डिफरेंट फ्रैक्शनल कॉलम। ये क्या है, डिफरेंट फ्रैक्शनल कॉलम, अलग अलग कॉलम होता है। जो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो पहले कलेक्ट होगा, और कम वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर कलेक्ट होगा। इसका मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट विल बी कलेक्टेड फर्स्ट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट विल बी कलेक्टेड लेटर ऑन। अब एयर में डिफरेंट गैस कैसे कलेक्ट करते हैं, ये हमारी एक्टिविटी है। सबसे पहले हमने एयर पास की, और वो किससे पास की, फिल्टर से पास की। तो इसमें डस्ट पार्टिकल इंप्योरिटीज फिल्टर हो गई, तो फ्रेश एयर एंटर किया। वो फ्रेश एयर हमने किसमें पास की, कंप्रेसर में पास की, और उस कंप्रेसर में हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। क्या कराया, प्रेशर बढ़ाया। जब प्रेशर बढ़ाया तो पार्टिकल क्या होगा बेटे, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन हुआ, जिससे टेम्परेचर बढ़ गया, और वो टेम्परेचर बढ़ा, उन पार्टिकल के बीच का टेम्परेचर बढ़ा, और उन हॉट एयर को जब हमने कंप्रेस किया तो पार्टिकल क्या हो गए, नजदीक आए, फ्रिक्शन हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, हवा क्या होगी, गर्म होगी। फिर उस गर्म हवा को हमने किसमें पास किया, कंडेंसर पे पास किया। कंडेंसर मीन ठंडा पानी, ये कंडेंसर का काम करे। देखो दिस एक्ट एज ए कंडेंसर, ठंडा पानी दिया और इसमें से गर्म पानी बाहर निकला। कैसे, क्योंकि इसमें हवा क्या थी, गर्म थी। जैसे ही ठंडे पानी के कांटेक्ट में आया तो हवा भी क्या होगी, ठंडी हो गई, कूल हो गई, और ये पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर क्या हो गया, मतलब गर्म हो गया और ज्यादा बढ़ गया, मतलब। तो इसका मतलब क्या गया, एयर क्या होगी, गर्म हवा ठंडी होगी, कंडेंस होगी। अब ये जो एयर थी वो क्या थी, कूल होगी। अब ये कूल्ड एयर किसमें का है, कूल्ड कंप्रेस्ड एयर किसमें गई, सेपरेटिंग फनल में। ये हमारी एक तरह से क्या, लिक्विड एयर होगी। और इसमें के बाद क्या गया, ये डिस्टिलेशन कॉलम में गया, अलग अलग कॉलम में। सबसे पहले जो हमारा सेपरेट हुआ वो कौन सा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट अपने पढ़ा होगा ड्राई आइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस के नाम से जानते हैं वो कलेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा पहले कलेक्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो लेटर ऑन कलेक्ट होता जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले कलेक्ट होगी, फिर उसको हमने गैस को, लिक्विड गैस को किसमें पास किया, नोजल में, एक्सपेंशन जेट में पास किया, और वो आगे क्या हो गया, डिफरेंट फ्रैक्शनल कॉलम थे। और जो डिफरेंट फ्रैक्शनल कॉलम थे हाइट के हिसाब से बनाए गए। जब डिफरेंट फ्रैक्शनल कॉलम में पास हुई तो इसका मतलब सबसे जो नीचे कलेक्ट हुई वो कौन सी हुई, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद कौन सी कलेक्ट हुई, आर्गन। फिर कौन सी हुई, नाइट्रोजन। इसका मतलब जो सबसे हल्की है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, वो कौन है, नाइट्रोजन। और आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से ज्यादा है, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है दैट विल बी कलेक्टेड फर्स्ट, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज कलेक्टेड लेटर ऑन। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई है इसका, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, आर्गन का उससे कम, नाइट्रोजन का सबसे कम। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183, आर्गन का 186 और नाइट्रोजन का 196। और फ्रैक्शनल कॉलम की एप्लीकेशन कहाँ होती है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पेट्रोकेमिकल और केमिकल प्लांट में, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट को सेपरेट करना होता है बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल कॉलम। रिफाइनरीज में जिसमें क्रूड ऑयल किसमें होता है, यूजफुल सब्सटेंस में, जैसे अभी आपने रॉक ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल किया था। इन ऑर्गेनिक जूस में जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसको अलग किया जा सकता है। ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन और आर्गन को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमारा क्या है, to obtain the pure copper sulfate from the impure copper sulfate, means impure solid form of कोई भी
सॉलिड फॉर्म, सॉलिड में से सॉलिड को प्योर करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस टू गेट द प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड को ऑब्टेन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है जिसमें प्योर सॉलिड हम ऑब्टेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी। ये क्या है? इसका मतलब प्रोसेस दैट सेपरेट द प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम द सॉलिड। और ये क्या है? यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग द सॉलिड। मींस सॉलिड जो हमें मिलेगा क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा और वो प्योर मिलेगा। किसमें से? फ्रॉम द सॉल्यूशन से। और इसका जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले सैचुरेटेड हॉट सॉल्यूशन को क्या कह दिया जाता है? पहले उसको गर्म करते हैं, इवोपरेट करते हैं, और फिर उसमें से पानी क्या होता है? इवोपरेट हो जाता है। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? कूल करते हैं। और जब कूल करते हैं तो सॉल्यूट जो है वो ज्यादा देर तक सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होता। जब सोल्यूबल नहीं होता तो ऑटोमेटिकली सॉलिड फॉर्म में वो नजर आता है और उसके क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल बन जाते हैं। और क्रिस्टल बनने के बाद जब वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है तो उसको हम क्या कोशिश करते हैं? क्रिस्टल बनने लगते हैं तो उसको प्योर करते हैं और सुखा देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? प्योर सॉलिड मिलता है। तो इट इज सैचुरेटेड अलाउड टू कूल। और सोल्यूट जो है नो लॉन्गर सोल्यूबल इन द सॉलिड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में ज्यादा देर तक वो सोल्यूबल नहीं रहता और क्या बनाता है? क्रिस्टल ऑफ द प्योर कंपाउंड। और ये जो कॉपर क्रिस्टल बनते हैं फिर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और ड्राइंग, को सुखाते हैं, और जो हमें कॉपर सल्फेट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? प्योर मिलता है। अब जैसे इसमें ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसको हमने क्या किया? हीट किया। हीट पानी पानी सॉरी ये क्या नाम है? पानी डाला। पानी को क्या किया? बॉइल्ड किया, स्टीम बनी, और ये कॉपर सल्फेट है। ये क्या हो गया? कॉपर सल्फेट में वाटर क्या हो गया? सॉल्यूशन वाटर क्या हो गया? इवोपरेट हो गया। और क्या बना इसमें? सॉलिड सब्सटेंस बने। क्या बन गया इसमें? सॉलिड सब्सटेंस। जो इसमें सॉल्यूट है वो फिर इसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। जब कूल होने के लिए कर दिया तो इसमें क्या बने? क्रिस्टल बनने लगे। क्या बन गए? क्रिस्टल बनने लगे। अभी जो क्रिस्टल है ये ज्यादा देर तक क्या होगा? सोल्यूबल नहीं रहेगा। तो किस में बनेगा? सॉलिड फॉर्म में बनेगा। फिर उसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे और सुखाने के लिए उसको रख देंगे। तो हमें जो क्रिस्टल बनेगा सॉलिड फॉर्म में वो कॉपर सल्फेट क्या होगा? प्योर होगा। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस टू गेट द प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन, प्योर कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन करने के लिए कहां से? सॉल्यूशन से। कौन सा मेथड यूज करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या हम इसको इवोपरेशन से भी कर सकते थे? हाँ, लेकिन अगर इवोपरेशन से कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाती है? इम्प्योरिटी रह जाती है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन इवोपरेशन से क्या है? बेटर प्रोसेस है। पहला, इट डज नॉट डिकम्पोज, जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज नहीं होता। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जो हमें सोल्यूबल, जो हमें सब्सटेंस मिलता है, सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, वो क्या मिलता है? प्योर फॉर्म में। लेकिन इवोपरेशन में टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होता है? जो क्रिस्टल होता है क्रैक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और जो सॉलिड सब्सटेंस मिलता है वो क्या मिलता है? इम्प्योर मिलता है। और क्रिस्टलाइजेशन में हमें प्योर मिलता है। एप्लीकेशन, साल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसका मतलब नमक जो सी वाटर से लग करते हैं वो इवोपरेशन से भी होता है और क्रिस्टलाइजेशन से भी होता है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन से हमें प्योर फॉर्म मिलते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, एलम, फिटकरी एंड कॉपर सल्फेट। फिटकरी को और कॉपर सल्फेट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन से। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो हम पानी मिलता है हमारे को प्योर फॉर्म में, वो कैसे मिलता है? इसका मतलब ये क्या हमारा रिजर्वायर है, और ये क्या है हमारा? इम्प्योर वाटर। इट इज इम्प्योर वाटर। ये इम्प्योर वाटर हमारा किस में पास हुआ? सेडिमेंटेशन टैंक में। जब इम्प्योर वाटर सेडिमेंटेशन टैंक में डाला गया तो इसमें जो लार्ज साइज पार्टिकल थे वो क्या हो गए? नीचे सेटल डाउन हो गए। तो लार्ज साइज इंप्योरिटीज पार्टिकल जो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे सेटल डाउन हो गए, तो ऊपर जो पानी बचा वो क्या हो गया? क्या हो गया? लार्ज साइज पार्टिकल नहीं होंगे, उसमें स्मॉल साइज पार्टिकल होंगे। तो वो जो पानी है सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन टैंक से किस में जाएगा? वो जाएगा लोडिंग टैंक में। अब लोडिंग टैंक में जो स्मॉल साइज पार्टिकल हैं, जो जिसे हम डिकेंटेशन भी बोलते हैं, वो क्या करेगा? जो छोटे छोटे पार्टिकल इस पानी में जो यहाँ पर सेटल डाउन नहीं हो पाए थे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल, जो बहुत छोटे पार्टिकल है वो इसमें सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर उसको हमने किस में डाल दिया? फिल्ट्रेशन टैंक में। बहुत छोटे छोटे फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक को हमने क्या बनाया? कैसे बनाया? नीचे बड़े बड़े साइज ऑफ पार्टिकल, उसके ऊपर सबसे नीचे क्या है? ग्रेवल, बहुत साइज बड़े बड़े पत्थर, फिर उसे और छोटे पत्थर, फिर ऊपर रेत टाइप का डाल दिया।
अब जब पानी इसमें पास होगा तो ऑटोमेटिकली जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, इसमें नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और ऊपर क्या मिलेगा, पानी है प्योर मिलेगा। जितने भी छोटे और बचे हुए पार्टिकल, एक तरह से ये हमारे किसका काम करेगा, फिल्टर का काम करेगा। इसका मतलब जितने भी पार्टिकल है सबको क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल को फिल्टर कर देगा, फिल्ट्रेशन का काम। और इसमें से क्या होगा, वाटर क्या होगा, फिजिकली जो क्या होगा, प्योर होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ जम्स होंगे, वो उसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए उन बैक्टीरिया और उन जम्स को मारने के लिए हम किस में डालेंगे, क्लोरिनेशन टैंक में डालेंगे। और इसमें क्या डालते हैं, क्लोरीन की गोलियां डालते हैं, जो इसमें जम्स को, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरिनेशन। और फिर जम्स किल होने के बाद ये क्या होता है, हमारा पीने लायक होता है। तो हमारा जो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जो इम्प्योर से प्योर बना, वो हमारे कौन कौन से प्रोसेस, इम्प्योर, पहला सेडिमेंटेशन टैंक जिसे हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, लोडिंग टैंक जिसे डिकेंटेशन भी बोलते हैं, डिकेंटेशन प्रोसेस किया, फिर फिल्ट्रेशन, फिर क्लोरिनेशन। मींस पहला सेडिमेंटेशन, फिर दूसरा डिकेंटेशन या लोडिंग, तीसरा फिल्ट्रेशन, और चौथा क्लोरिनेशन, एंड वी गेट द प्योर वाटर बाय दीज डिफरेंट प्रोसेस। चेंजेस, चेंजेस क्या होता है, दो टाइप के हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। जो फिजिकली चेंज होता है, जो सामने से दिखाई दे, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकली चेंज। नो इंटरनल चेंजेस, नो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और जो रिवर्स नहीं हो पाता, जो रिवर्स हो जाता है, जो रिवर्स दोबारा उसको उसी स्टेट में हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से क्या होती है, चेंज हो जाती है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, या जब कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होता। जैसे अगर मैंने लिया, पानी लिया, वाटर, वाटर को क्या किया हमने, फ्रीज किया, तो क्या बन गया, आइस। और फिर वाटर को क्या किया हमने, बॉयल किया, तो क्या बन गया, वेपर। तो ये तीनों क्या है, स्टेट ऑफ वाटर है। इनकी स्टेट चेंज हुई है, बट एक्चुअल में है क्या ये, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फिजिकल चेंज। क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। लेकिन हमने अगर एक पीस ऑफ पेपर लिया, उस पेपर को जलाया, जलाने के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो गई, और यहाँ पर फिजिकली चेंज हुई है तीनों। लेकिन क्या है, वाटर है। वेपर को फिर दोबारा वाटर बना सकते हैं, वाटर को दोबारा आइस बना सकते हैं, लेकिन पेपर जो है वो जल गया, वो जले हुए पेपर को दोबारा पेपर नहीं बना सकते। तो इट इज केमिकल चेंज। अब इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे क्या करें, हमने क्या करा, कुकीज को हमने कुछ कुकीज ली, उसको क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला, नया सब्सटेंस नहीं मिला ना, वही चीज है। हमने क्या लिया, आइस, आइस को क्या कर दिया, पानी में चेंज कर दिया, मेल्ट कर दिया, नई चीज नहीं बनी, क्योंकि स्टेट है, पानी को फिर दोबारा आइस बना सकते हैं। पेंसिल ली, पेंसिल के दो हिस्से कर दिए, कोई नई चीज नहीं बनी, उसकी केवल दो टुकड़े हैं, जो दो टुकड़े थे वो भी पेंसिल ही है। और ये क्या लिया हमने, पीस ऑफ पेपर लिया, पेपर के हमने दो हिस्से कर दिए, तो दो हिस्से करने के बाद, पेपर को फाड़ने के बाद जो हमें दो पीस मिले वो भी पेपर ही थे, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। फिर हमने क्या लिया, पानी में चीनी डाली, पानी में चीनी डाली तो मिठास हुई, चीनी ने अपना करेक्टर दिखाया, पानी ने अपना दिखाया, तो कोई नई चीज नहीं बनी, तो न्यू सब्सटेंस नहीं बना। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस इन फॉर्म, और कैन बी रिवर्स, कैन बी रिवर्स। अब करते हैं, हमने लकड़ी जलाई, लकड़ी जलाने पर क्या बन गया, ऐश बन गया, तो न्यू सब्सटेंस बन गया, तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, न्यू सब्सटेंस इज मोर, तो क्या हो गया, केमिकल चेंज। हमने एग लिया, एग को क्या किया, फ्राई किया, तो नया सब्सटेंस बन गया, क्या फ्राई एग क्या दोबारा एग बन जाएगा, नो, केमिकल चेंज। हमने बेक किया केक को, तो केक बना दिया, तो इसका मतलब न्यू सब्सटेंस बना, क्या इस केक को दोबारा हम उसी ओरिजिनल स्टेट पर ला सकते हैं, नहीं ला सकते, केमिकल चेंज। मैच स्टिक ली, माचिस की तिल्ली जलाई, जलने पर माचिस की तिल्ली पूरी तरह से जल गई, क्या इस माचिस की तिल्ली को जलाने के बाद क्या दोबारा माचिस की तिल्ली बन सकती है, नो, केमिकल चेंज। आयरन नेल लिया, उस पर क्या लग गया, जंग लग गया, जंग लगा हुआ आयरन नेल क्या दोबारा वैसी नया आयरन नेल बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो रिवर्सिबल है, केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है और कुछ भी चेंज नहीं होता, और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होती। केमिकल चेंज क्या है, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है जो इरिवर्सिबल है, और जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। अब एलिमेंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो मेड अप ऑफ है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, वो कितने टाइप के हैं,
मेटल जनरली, एलिमेंट हमारे जनरली क्या है 118 है, उसमें से कुछ मेटल, कुछ मेटलॉइड और कुछ नॉन मेटल। मेटल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, जिनके सिंबल क्या है, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, कॉपर का Cu, सोडियम का Na। नॉन मेटल का नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2 और सल्फर का S, क्लोरीन का Cl2, बोरोन का B, सिलिकॉन का Si, आर्सेनिक का A। अब ये मेटल और नॉन मेटल और मेटल ये क्या है, तीन एलिमेंट है। अब इनके प्रॉपर्टी क्या है, इनको फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब देखेंगे मेटल क्या है, लस्टीरियस। लस्टीरियस मीन चमकते हैं। दे प्रोड्यूस साइन, ये क्या होते हैं, चमकते हैं। दे प्रोड्यूस साइन आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद ये चमकते हैं। तो जितने भी मेटल हैं वो चमकते हैं, कब, जब उनको रब करते हैं। तो मेटल आर लस्टीरियस। नॉन मेटल नहीं होते, ये लस्टीरियस नहीं है, चमकते नहीं है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज मोस्ट लस्टीरियस। आयोडीन इज द नॉन मेटल विच इज मोस्ट लस्टीरियस। और मेटल ज्यादातर क्या है, चमकते हैं। मेटल आर लस्टीरियस, नॉन मेटल आर नॉन लस्टीरियस। मीन एग्जाम्पल आयोडीन एक्सेप्शनल है, ये लस्टीरियस है। अदरवाइज सारे के सारे नॉन मेटल क्या है, नॉन लस्टीरियस। मेटल क्या है, मैलेबल। मैलेबल मीन दे कन्वर्टेड इनटू थिन शीट आफ्टर हैमरिंग। इनको हैमर कर करके, बीट कर करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मैलेबल। लेकिन नॉन मेटल मैलेबल नहीं है, जैसे इनको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो ये क्या है, ब्रिटल है। क्या है, ब्रिटल। मैलेबल मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल है मेटल, क्यों, दे कन्वर्टेड इनटू थिन वायर आफ्टर ड्राइंग। इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर स्ट्रेचिंग, खींचते हैं तो दे कैन कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। तो मेटल क्या है, डक्टाइल। नॉन मेटल क्या है, नॉन डक्टाइल। मेटल आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस साउंड। मेटल प्रोड्यूस साउंड आफ्टर बीटिंग, आफ्टर हैमरिंग। हैमरिंग करने के बाद, बीट करने के बाद ये क्या होती है, इनमें आवाज आती है। लेकिन नॉन मेटल में आवाज नहीं आती। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट को पास करने देते हैं, अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को भी पास करने देते हैं। लेकिन नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट को पास नहीं करते। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है, कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ये एक्सेप्शनल है। एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड और आयरन, ये क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन मेटल क्या है, सॉलिड में मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में होता है, वो क्या होता है, मरकरी। मरकरी इज द मेटल विच एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन लिक्विड में केवल नॉन मेटल एक ही है, वो हमारा क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच एग्जिस्ट इन लिक्विड। एक ही नॉन मेटल है विच एग्जिस्ट एट लिक्विड। अदरवाइज नॉन मेटल किसमें, सॉलिड और गैस में। और एक ही नॉन मेटल है जो ब्रोमीन, जो किसमें, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। मेटल ज्यादातर सॉलिड ही है, लेकिन एक मेटल ऐसा है मरकरी जो लिक्विड में एग्जिस्ट होता है। मरकरी एंड ब्रोमीन लिखा है, देखो, मरकरी एंड ब्रोमीन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन मरकरी क्या है, मेटल। मरकरी क्या है, मेटल। और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल। ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं। थोड़े से भी रूम टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्ट। इसका मतलब गैलियम एंड सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट गैलियम और सीजियम का है, जो पाम में, अपने हाथ में रखने पर भी क्या होते हैं, मेल्ट होने जाते हैं। अब हमने पढ़ा बेटे मिक्सचर और कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। मिक्सचर क्या है, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली। मीन फिजिकली कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को फिजिकली कंबाइन करें तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम केमिकली कंबाइन करें तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता क्योंकि फिजिकली कम्बिनेशन है। और कंपाउंड में केमिकली कम्बिनेशन है तो नया सब्सटेंस बनता है। और इसमें जो है किसी भी रेशो में कंबाइन कर सकते हैं। इसमें जो एलिमेंट कंबाइन करते हैं वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें एक फिक्स रेशो में कंबाइन होता है, इसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे वाटर है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम फिक्स रहेगा। और इसमें जो है जो भी एलिमेंट मिलाएंगे वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। इसको ईच कंस्टिट्यूएंट जो है अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, अपने कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। लेकिन इसमें जो भी एलिमेंट मिलाएंगे, जो भी सब्सटेंस मिलाएंगे, दे डू नॉट शो देयर कैरेक्टरिस्टिक। और मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं और कंपाउंड को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। अब एलिमेंट और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट क्या है, जो केवल सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल है।
ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये क्या है, दो या दो से ज्यादा काइंड ऑफ पार्टिकल से बनते हैं। ये क्या है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल है, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, और इनकी कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि एनी रेशो में कंबाइन होता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एग्जाम्पल सैंड, ऑयल इन वाटर, ऑयल एंड वाटर, यस, ये क्या हमारा एलिमेंट और मिक्सचर। ये हमारा चैप्टर इज ओवर, एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपकी बनेगी वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पार्ट 2। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज जो नए हैं चैनल में, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, और सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे आपके लिए हम नई वीडियो, नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, नए अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहें, अच्छे अच्छे एमसीक्यू लाते रहें, और जिससे हमारी एनकरेजमेंट भी बढ़ती रहे, क्योंकि काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए थैंक यू, लेकिन जो पहली बारी वीडियो में आ रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मैक्सिमम कर दीजिए। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस, एंड बी हैप्पी, बी सेफ, and cooperate with me. Thank you.